गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। चलिए, देखिए आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर्स में एग्रीकल्चर और फाइनेंस इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड फाइनेंस के बारे में। मैंने आप लोगों को एमएसपी के बारे में, एमएसएमई के बारे में, एसईजेड, सीएसआर के बारे में, और उसके अलावा मैंने आपको फिर देन और भी कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं मैंने आप लोगों से। पीएसयू स्टेटस के बारे में, पीडीएस के बारे में, लगभग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, ये सारा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज इस टॉपिक पर आखिरी क्लास है हमारी, फोर्थ डे है आज हमारा। और हमें मैंने बताए थे जो टॉपिक, उनमें से एक आरआईडीएफ पढ़ाया है मैंने, आरआईडीएफ, यूआईडीएफ के नाम से है, एक केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है, और उसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट रेवोल्यूशंस हैं कि तैयारी करने वालों के लिए बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आपसे बिल्कुल सफिशिएंट है परवनीत। अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। देखो, नाम से समझो पहले, आरआईडीएफ। अगर आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगाएंगे, थोड़ी बहुत बात सीखेंगे, तो क्या मिलेगा? ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, वहां पर जो सड़क व्यवस्था है उसको अच्छा करने के लिए, इरिगेशन को बेहतर करने के लिए, वहां पे एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, वहां पर डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी बनाना। लेकिन ये किसके लिए काम करता है? तो रूरल के लिए काम करता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फंड बना हुआ है। अब मैं आपसे सवाल करूं कि हमारे देश में अगर रूरल से रिलेटेड फाइनेंस की बात हो, आप मुझे सोच के बताना, सही या गलत कुछ भी हो, अगर रूरल से रिलेटेड हो और फाइनेंस की बात हो अगर, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इसको मैनेज कर सकता है? जैसे एग्जांपल के लिए अपने सिडबी बोलते हैं ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, तो ये तो छोटे उद्योगों के लिए होता है। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक है, एक्सिम बैंक, ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं हमारे। तो आप देखोगे हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में हम बार बार पढ़ेंगे। अभी हम किसानों के क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे, तब भी इसका जिक्र आएगा सर। ये एक नाबार्ड नाम का इंस्टीट्यूट होता है। वैसे मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करता, ये हम लोगों के साथ डील नहीं करता, ये इंस्टीट्यूशन से डील करता है, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। अब गांव में अगर बात हो रही है, उनके डेवलपमेंट की बात हो रही है, उससे रिलेटेड फंड बनाया गया है, तो किसके द्वारा मैनेज हो रहा होगा? नाबार्ड के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अच्छा, इसकी शुरुआत आज नहीं हुई है, 95-96 के समय हुई थी। तब 2000 करोड़ रुपए इसमें रखे गए थे, यानी 2000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया गांव के विकास के लिए। और इस गांव से रिलेटेड विकास के 39 प्रोजेक्ट, आपके एग्जाम में ये तो नहीं आया आज तक, ना आएगा, उम्मीद है कि वो 39 प्रोजेक्ट क्या क्या होंगे, लेकिन मैं एक ओवरव्यू कह रहा हूं कि सड़क व्यवस्था करना हो, सिंचाई की व्यवस्था करना हो, स्कूल बनाने हो, हॉस्पिटल बनाने हो, पार्क बनाने हो रूरल एरियाज के अंदर, तो बेसिकली इस फंड का इस्तेमाल किया जाता। 2000 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था ये फंड। अब काफी ज्यादा इसकी वैल्यू हो चुकी है, क्योंकि एनुअल बेस पर हर साल जो गवर्नमेंट है वो इसके अंदर फंड करती है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूं उसको समझना, क्योंकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बस काम की है। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष, इसकी सेटअप किया गया 95-96 में, मैंने कहा, विद 2000 करोड़ रुपीज। 2000 करोड़ रुपए उसमें दिए गए थे। गवर्नमेंट के द्वारा हर वर्ष, प्रति वर्ष गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होता है। इसमें 37 प्रोजेक्ट शामिल हैं जो कि गांव के अंदर कृषि से, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हैं। इसका मैनेजमेंट जो है वो आरआईडीएफ करता है। तो बैंक जो है वो अपना पैसा इसके अंदर रख सकते हैं, और अगर बैंक इसमें अपना पैसा रखते हैं, बिल्कुल यहीं से करिए, कोई दिक्कत नहीं है रवनी। तो आप कहेंगे कि यार बैंक यहां से जो भी पैसा वगैरह रखते हैं, तो ये संस्था यहां पर पैसा रखने के लिए, क्योंकि ये पैसा बैंक इनको देंगे, बैंक इसका ये इस्तेमाल करेंगे, तो बैंक को उनका पैसा जब वापस करेंगे अगर ये, तो कितना ब्याज देंगे? बैंक रेट के बराबर देंगे। ये बैंक रेट क्या होता है अभी समझना, अगर आपने नहीं समझा है तो सुन लेना ध्यान से। जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है, उसके ब्याज को बैंक रेट कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जितना पैसा आरआईडीएफ में आएगा अलग अलग बैंकों के पास से, उस पर रिटर्न में जो ब्याज मिलेगा वो बैंक रेट के इक्विवेलेंट होगा।
अगर बैंक रेट कम हो रहा है तो इसका मतलब इसका ब्याज भी कम हो जाएगा। अब ये नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक अलग इंस्टीट्यूट है, इसका जिक्र हम करते हैं बार बार, इसका मैनेजमेंट नाबार्ड करता है। अगर हम चाहें तो यहां पर नोट करके लिख सकते हैं। अभी बात को समझना, नाबार्ड का नाम क्या है? तो नाबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी अभी समझना, लिखना नहीं है आपको, ध्यान से सुनना पहले। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि जब ये संस्था बनी तो हुआ क्या कि गांव के विकास के लिए तो 95 से चल रही है सर। फिर आई बात शहरों के विकास की, यूआईडीएफ। ये अभी हाल ही में शुरू हुआ है यूआईडीएफ। अब आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, लेकिन ये कहां का है? ये अर्बन एरियाज का है, ये शहरी क्षेत्रों का है। ये कहां का है? अर्बन एरियाज का है, शहरी क्षेत्रों का है। इसे यूआईडीएफ कहा जाता है। अब इस यूआईडीएफ में क्या होगा, अभी मैं आपको समझा रहा हूं एक एक करके भाई। तो आपने कहा सर ये यूआईडीएफ है, इसकी शुरुआत अभी 2023-24 यानी अभी एक साल पहले ही की गई है, 2023-24 में की गई है। उससे पहले तक ये नहीं था, अभी की गई 2023-24 में। जो आरआईडीएफ बना था वो 2000 से शुरू हुआ था। इसके लिए सरकार ने सबसे पहले 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं और कहा है कि शहरों के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, इसको बनाया गया। डिफरेंस क्लियर है दोनों का? आरआईडीएफ अलग है, यूआईडीएफ अलग है। एक गांव का और एक शहर का, एक का मैनेजमेंट नाबार्ड देखेगा और दूसरे का, अब यूआईडीएफ का मैनेजमेंट देखेगी एक संस्था जिसको हम एनएचबी कहते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक कहते हैं, एक इंस्टीट्यूट है, बैंकिंग में रहता है ये पॉइंट, एनएचबी, और इसका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है। अब ये शहरों से रिलेटेड, अब जितना पैसा इसके अंदर आएगा बैंक, भाई बैंक के पास पैसा, बैंक इसमें रख सकते हैं, तो बैंक जितना पैसा इसमें रखेंगे इसका जो ब्याज रहेगा वो बैंक रेट माइनस 1.5%। यानी जो आरआईडीएफ है उसमें कितना ब्याज है? बैंक रेट के बराबर। इसमें कितना ब्याज है? बैंक रेट से 1.5% कम। अब बैंक रेट कितना है? 6.75 है सर, तो इसका ब्याज हो गया 5.75%। 6.75 है तो इसका हो गया 5.25%। लगभग में माइनस करना है 1.5%। तो एक बनाया गया शहरों के लिए, एक बनाया गया गांव के लिए। और इसमें क्या होगा कि इसमें भी गवर्नमेंट हर साल फंड करेगी। और शहरों में क्या होता है, देखो इसमें शहर कई प्रकार के होते हैं, जो टीयर 2 और टीयर 3 होते हैं। देखो शहरों के टाइप होते हैं, जैसे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। टीयर 5 और 6 गांव को कहते हैं, टीयर 5, टीयर 6 गांव को कहते हैं। आपके मन में सवाल आएगा सर ये टीयर क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। देखो जिस गांव, जिस शहर की आबादी, जिस जगह की आबादी 5,000 से कम होती है, ध्यान से सुनना, 5,000 से कम, जहां की आबादी 5,000 से लेकर 10,000 तक होती है, जहां की आबादी 10,000 से लेकर 20,000 तक होती है, जहां की आबादी 20,000 से लेकर 50,000 तक होती है, जहां की आबादी 50,000 से लेकर 1,00,000 तक होती है, और जहां की आबादी 1,00,000 से अधिक होती है। इसके आधार पर, यानी जगह की जनसंख्या के आधार पर हम उनको टीयर बनाते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5, टीयर 6। यानी टोटल जो है वो 6 टीयर हैं, मतलब 6 कैटेगरी है कह लीजिए आप एक तरह से। जो टीयर 1 है वो तो सबसे बड़े शहर हो गए, उसके बाद 2 और 3 में थोड़े छोटे शहर हो गए, यानी सेकंड नंबर वाले और थर्ड नंबर वाले, यानी छोटे शहर आप जिसे कह रहे हो उसकी बात हो रही है। तो ऐसे शहरों का डेवलपमेंट करने के लिए ये बनाए गए। ये दोनों एक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, बट कई बार आप देखते हैं ना कि एक एक सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अब कोई ये पहले से अगर बता देता कि ये टॉपिक से सवाल आएगा और इससे नहीं आएगा
तो फिर हम उतना ही पढ़कर चले जाते या उसी सवाल को कर लेते। हमारी कोशिश है खुद को बेहतर बनाने की कि भाई एग्जाम में सवाल अगर RIDF या UIDF पर आ जाए और थोड़ा सा भी अगर आइडिया होगा ना, हम स्टेटमेंट पढ़कर कुछ सही कुछ गलत चुन सकेंगे। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो कह रहा हूं लिख लेना पहले, और लिखने के बाद सवाल करना, उससे पहले नहीं। पहले आप इसे आराम से लिख लीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए अगर कोई हो तो। हिंदी इंग्लिश में समस्या हो पूछ लेना। विलेज में जो बैंक होते हैं, बिल्कुल, जो रीजनल रूरल बैंक कहलाते हैं अमन, जिनको ग्रामीण बैंक कहते हैं, या गांव में सहकारी बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको नाबार्ड ही मैनेज करता है, उनका कंट्रोल नाबार्ड ही करता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 37 प्रोडक्ट के जैसे सड़क निर्माण करना, रोड बनाना हो। अब ये गांव के रोड इसी के पैसे से बनेंगे। सिंचाई सुविधा देनी हो, सिंचाई व्यवस्था अच्छी करनी हो, इसको बेहतर बनाने की पैसा खर्च होगा। स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, ये सारा पैसा जो गांव में यूज होगा गांव के विकास को बढ़ाने के लिए, लगभग आपको हिंदी इंग्लिश समझ पा रहे हो तो इसके थ्रू होगा। और ब्याज कितना होगा? बैंक रेट के बराबर होगा, बस ये ध्यान रखना। वो ऑटोमेटिक आप कवर कर लोगे बैंक रेट क्या होता है। अगर आप कहो तो बैंक रेट में लिख देता हूं। सर ये बैंक रेट होता क्या है? जनरली ये मॉनेटरी पॉलिसी में हम RBI में पढ़ते हैं। वह ब्याज जिस पर RBI बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन देता है, ज्यादा समय के लोन देता है। RBI जब किसी बैंक को लोन देता है तो उसका ब्याज जो होता है उसी को बैंक रेट, आपके डिफाइन करने के लिए मैंने लिख दिया। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। और ये पूरा का पूरा पैसा बैंकों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड होगा। ये RIDF जो होगा वो सेंट्रल होगा। स्टेट का अपना अलग हो सकता है, स्टेट का अपना अलग बन सकता है, तो स्टेट डेवलपमेंट की तरफ से होगा, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो होगा उसको RIDF कहा जाएगा। चलिए,
नहीं, किसानों का जो लोन माफ होता है ना, देखो ये बैंकों का पैसा है, लेकिन बैंकों को वो पैसे की भरपाई की जाती है, यानी बैंक जो होते हैं वो लोन माफ करते हैं, क्योंकि लोन किसान को तो बैंक ने दिया है, नाबार्ड ने तो नहीं दिया है ना। लेकिन हाँ, वो बाद में जो पैसा होता है वो किसके द्वारा जाता है, वो राज्य सरकारें देती हैं। राज्य की सरकारें, जब कोई भी राज्य सरकार माफ करती है ना, तो राज्य सरकार को पैसा भरना पड़ता है, यानी सरकार को देना पड़ता है। ठीक है। अब एक और बात लिखिएगा, यूआईडीएफ, ये अभी नया शुरू हुआ है, इस पर अभी कोई सवाल नहीं पूछा गया एग्जाम में। करंट अफेयर को भी ये बना सकते हैं, क्योंकि पिछले साल 2023-24 पिछला ही साल था हमारा, इसमें ही शुरू हुआ, उससे पहले था ही नहीं है। और शुरुआत हुई तो 10,000 करोड़ से हुई है। हर साल सरकार इसमें फंड देगी, और एनएचबी नाम का संगठन इसका प्रबंधक होगा, इसका हिसाब किताब रखेगा। छोटे शहरों का विकास के लिए इसका इस्तेमाल होगा। ब्याज दर जो होगा वो बैंक रेट से 1.5% कम होगा। टीयर 2 का मतलब क्या होता है, जिसकी आबादी 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में हो। और टीयर, एक मिनट, 5, 10, 10, 20, सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी क्या समझाते समय? मैंने अभी बताया था ना आपको, भाई क्या बताया था मैंने? 5,000, 5 से 10, हाँ ठीक तो बताया था शायद, 10 से 20, 50, और 1 लाख और उसके ऊपर, है ना भाई? हाँ यही ठीक है, यही ठीक है भाई। कुछ गड़बड़ है भाई इसमें। टीयर 2, जो टीयर 2 सिटीज हैं भाई, टीयर 2 हैं। जैसे इतनी कम आबादी अब किसी शहर की होती नहीं है, छोटे शहरों को डेवलप करने के लिए। या इसको आप टीयर 2 और टीयर 3 शहर सिटीज, ठीक है, यानी छोटे शहरों के लिए, छोटे शहरों को डेवलप करने के लिए। और इसका ब्याज दर कितना होगा? बैंक रेट -3%। को थोड़ा सा एक बार करेक्शन करते हैं भाई इसमें, और इसको आप मेंशन कर लीजिए पहले, एक बार इसको मेंशन कर लीजिए। सरकार वार्षिक आधार पर, सरकार वार्षिक फंड देगी, ठीक है। और छोटे शहरों के लिए प्रबंधन एनएचबी करेगा, नेशनल हाउसिंग बैंक करेगा। दीज इंस्टीट्यूशन आर परमानेंट, ये इंस्टीट्यूशन नहीं है। जो एनएचबी और नाबार्ड है ये तो इंस्टीट्यूशन है, ये तो परमानेंट है। लेकिन जो यूआईडीएफ और आरआईडीएफ है ये फंड है, यानी जब तक सरकार चला रही है तब तक चलेंगे, और सरकार बंद कर देगी तो बंद हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशन परमानेंट हैं, एनएचबी और नाबार्ड, लेकिन यूआईडीएफ और आरआईडीएफ ये परमानेंट नहीं है। ये सरकार द्वारा बनाए गए फंड है। सरकार इनके नाम बदल दे, इन दोनों को मर्ज कर दे, इन दोनों को सब क्लासिफाई कर दे, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये दोनों चीजें याद रखना। ओके, चलो अब एक और बात समझो। अच्छा, एक बात ये होती है सर हमारी, हम कहते हैं कि हमारे पास एक केसीसी होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि हमें क्रेडिट कार्ड की जरूरत किस लिए पड़ती है? आपके मन में सवाल आते हैं। एनुअली फंड होता है, बिल्कुल, मैं भी एनुअली फंडेड होता, आपने लिखा था और इसमें भी लिखा था। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इसका क्या अर्थ होता है? मुझे ये सोच के बताओ पहले। आप कहोगे सर मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं, हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, हमें पता है कि अभी हमारे पास पैसे की जरूरत है, कुछ समय के बाद पैसा आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं? पहले क्रेडिट कार्ड से, बहुत ध्यान से सुनना, हम क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेते हैं और बाद में इसकी पेमेंट कर देते हैं। अब इससे हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो हमें टाइम पर और सिक्योर में हो गया पैसा मिलना,
यानी कि अगर मेरे पास फंड की रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे फंड की जरूरत है, तो मुझे उस पैसे की रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल कर देता है? ये क्रेडिट कार्ड, जो एक तरह से मेरे लिए उधार है। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड होता है, वैसे ही किसानों के पास भी क्रेडिट कार्ड है, ताकि किसान को जब पैसे की जरूरत पड़े तो किसान को कहीं जाना ना पड़े लोन के लिए अप्लाई करने। वरना क्या होगा, किसान लोन के लिए अप्लाई करेगा, कुछ महीने टाइम के बाद उस लोन का प्रोसेस होगा, फिर वो अप्रूव होगा या डिसअप्रूव होगा। बात समझना। अब इससे क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड अगर है आपके पास, तो इसका मतलब है अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक आप जब तक चाहो, जब भी चाहो, आप उतने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो ना। इसका मतलब यह है कि आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, ये एक तरह का, सिंपल वर्ड बोल रहा हूं बिल्कुल। इसका एक अर्थ यह हुआ कि इस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है आपकी, वो एक तरह का प्री अप्रूव्ड लोन है, तो लोन ही वो भी। लेकिन इसके लिए आपको अप्रूवल नहीं लेना है, कार्ड मिल गया है मतलब इतना लिमिट आपकी हो गई, अब जब चाहो यूज कर लो इसे, बाद में पे कर दो इसे। बात समझना। अब ऐसे ही किसानों के लिए, कि किसान को जब बीज खरीदना हो, पेस्टिसाइड खरीदनी हो, यूरिया खरीदना हो, किसान को फर्टिलाइजर लेना हो, किसान को अपने परिवार के लिए खर्चा चाहिए हो। अब किसान ने फसल तो उगा दी, किसान की फसल 4 महीने में पूरी होगी, तब तक परिवार के जो बच्चे हैं वो भूखे थोड़ी रहेंगे, उनको तो खाना खिलाना होगा, वो कहां से होगा? और जो भी खर्चे जो मजदूर रखा उसकी वजह से। तो आप क्या कहोगे, मेरी बात समझना, तो आप कहेंगे बेसिक तौर पर कि एक लिमिट तक इस कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन किसानों को जो क्रेडिट कार्ड मिलता है, किसानों को वो शॉर्ट टर्म के एक्सपेंस कर सकते हो आप, ये ध्यान से समझना। मैं फिर कह रहा हूं, क्या कर सकते हो? शॉर्ट टर्म एक्सपेंस कर सकते हो, शॉर्ट टर्म खर्चे कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सपेंस नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म एक्सपेंस का मतलब है, जैसे कि मान लो किसी किसान ने डिसाइड करा कि उसे एक ट्रैक्टर खरीदना है, ये फर्स्ट नहीं है, अभी हो जाएगा आराम से भाई रागिनी। और अब तो इस क्लास को देखते रहा करिए, आप उस समय नहीं देख पाते, थोड़ा बाद में देख लिया करिए। पूरा दिन जब चाहे आप देख सकते हैं, एक बार होने के बाद फिर तो कभी भी आप क्लास को देख सकते हैं ना। तो क्लास आपकी लाइव के साथ साथ रिकॉर्ड भी होती ही है, प्लीज उसको देख लिया करें। जो लॉन्ग टर्म है, जैसे मान लो कोई जमीन खरीदनी है किसान को, जैसे किसान को कोई ट्रैक्टर, कोई मशीनरी खरीदनी है, तो क्या इसके लिए वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है? अभी मैं दिखाता हूं ऋतुराज, आप कहोगे सर नहीं। मैंने कहा अगर उसे बीज खरीदने हैं, सीड खरीदने हैं, अगर उसे फर्टिलाइजर खरीदने हैं, अगर उसे यूरिया खरीदना है, मान लीजिए पेस्टिसाइड खरीदना है, या परिवार के लिए अपना हाउस का, फैमिली का कंजम्पशन करना है, तो क्या उसके लिए कर सकता है? आप कहोगे जी कर सकता है। यानी शॉर्ट टर्म खर्चे कर सकता है किसान क्रेडिट कार्ड लेकर, लॉन्ग टर्म नहीं कर सकता। अच्छा, जब उसका अपना ये जो खेती है वो पूरी हो जाएगी, फसल की कटाई हो जाएगी, उसके बाद उसको मार्केट में बेच देगा, तो मार्केट में बेचने के बाद, बिल्कुल थोड़ा देखते हैं, मैं भी कोशिश करता हूं, चलो फिर। तो आप क्या कहोगे, तो मार्केट में बेचने के बाद क्या होगा, देन वो उसका जो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट बिल है वो पे कर देगा, जिसपे ब्याज लगेगा उसके लिए 5%। अब आप सोचिए कि बहुत कम ब्याज है सर इसके लिए, क्योंकि अमूमन किसान को जो लोन मिलता है वो 4% पे मिलता है, यहां उस पे 4% की जगह 5 होगा। बिल्कुल लेगा बैंक भाई, किसान से ब्याज तो लेगा, लेकिन अमूमन ये नॉर्मल जो ब्याज दर होती है वो बहुत हाई रहती है, वो मंथली चार्ज होती है। लेकिन यहां जो ब्याज दर है वो मात्र 5% की होगी, 1 साल के ब्याज की दर। उसके साथ वापस कर दो, पैसा लो, बिजनेस अपनी खेती करो, उनका वापस कर दो 5%, बाकी बेनिफिट अपना हो जाएगा। तो ये है किसान क्रेडिट कार्ड। कभी कभी सवाल, मैंने कहा ना ये ऐसे टॉपिक है जिनमें कभी कभी सवाल, एक आध सवाल कभी बन जाता है, लेकिन जब बनता है तो आप कहते हो ना सर अगर पढ़ाया हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, और वो अगर आ जाए तो अच्छा लगता है। अब ध्यान से समझना, तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं, इनकी शुरुआत 1998 में एक कमेटी ने रिकमेंड किया था, जहां पर आर.वी. गुप्ता कमेटी थी। ये सारे शॉर्ट टर्म खर्चे करेगा, जैसे हार्वेस्ट यानी खेती से पहले के बीज वगैरह के खर्चे, खेती के बाद जैसे कटाई का खर्चा है, बाजार का खर्चा है, बाजार तक लेके जाना है, फैमिली के खर्चे पूरे करने उस दौर में। लेकिन लॉन्ग टर्म जैसे कि जमीन खरीदना है, मशीनरी, कोई एसेट, कोई ट्रैक्टर लेना है तो नहीं। ये क्रेडिट कार्ड का 7% ब्याज होता है, जिसमें
2% की माफी मिल जाती है, यानी किसान को 5 ही भरना पड़ता है। 2% की ब्याज की माफी आरबीआई और नाबार्ड दे देते हैं। 5 ही भरना है किसान को, बस इतना याद कर लो। मैं एक एक सवाल आपको इससे रिलेटेड कराऊंगा फिर। बिल्कुल इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट तो लगेगा, ब्याज तो लगेगा भाई। सॉरी, केसीसी बैंकों द्वारा दिया जाता है। भाई ये जो कार्ड आपको मिलेगा, आप इसको किसी बैंक से ले सकते हो। जैसे कि कोई कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है। जैसे कि हमारा कोई भी बैंक होता है उसे कमर्शियल कहते हैं। जैसे कोई ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है। तो ऐसे आप किसी भी बैंक से ये कार्ड ले सकते हो भाई। तो याद रखना, ये जो कार्ड मिलेगा ये कभी भी आपको डायरेक्ट नाबार्ड नहीं देगा, डायरेक्ट आरबीआई। मैंने कहा नाबार्ड तो कभी करता ही नहीं हम लोगों से डील। ठीक है, तो ये बैंक्स देते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पर बेस्ड, तो उससे आपको और बेनिफिट मिलेगा और अच्छा फील होगा भाई इसमें। चलिए मुझे 2 मिनट दीजिए।
बिल्कुल, मैं दोबारा समझाता हूं। देखो, जो ब्याज है वो 7% है, लेकिन 2% की ब्याज की माफी, ब्याज छूट मिल जाएगी नाबार्ड और आरबीआई की तरफ से। ब्याज छूट मिल जाएगी, ब्याज की माफी मिल जाएगी। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मैं एमसीक्यू जरूर कराता हूं भाई, इससे आपको बेनिफिट मिलता है। देखो, इसमें मेरे पास दो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ध्यान से देखना भाई। सवाल दो ही हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सवाल। एक मिनट भाई। जैसे कि देखो, ये सवाल पूछा गया है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। आप जरा सोचिएगा ध्यान से, किस किस चीज के लिए इस्तेमाल। अब देखो भाई, मैं अभी दोबारा से दिखाता हूं, टेंशन मत लेना। अच्छा, घर का निर्माण करना है तो क्या इसके लिए केसीसी इस्तेमाल कर सकते हैं? घर का निर्माण करना, आपने कहा जी गलत हो गया, सीधी सी बात है, घर का निर्माण नहीं कर सकते। अब जहां जहां 5 नंबर है वो तो गलत हो गया। बहुत ध्यान से देखो जरा सवाल को, फिर भी मैं बता रहा हूं। अगर हमें मशीन खरीदनी हो कटाई के लिए, ट्रैक्टर खरीदना हो, मिनी ट्रक खरीदना हो, तो क्या कर सकते हैं? जी आपने कहा गलत है। कितना आसान क्वेश्चन लग गया ना ये। अगर परिवारों की उपभोग करना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। फसल कटाई के बाद जो खर्चे हैं कटाई के और उसके बाद के, वो कर सकते हैं। जो रख रखाव करने के लिए, मतलब बीच में भाई कटाई हो गई, गोडाउंस वगैरह के लिए, वो इसी में आता है, उसके लिए कर सकते हैं। बीज खरीदना होता तो कर सकते, पेस्टिसाइड खरीदना होता तो कर सकते थे। मैंने बस आपको ये बताया, दो वर्ड देख के पता चला ये नहीं कर सकते, तो जवाब है कि सर ये तो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में होंगे, लॉन्ग टर्म में नहीं होंगे। नाबार्ड द्वारा शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य किसानों को ऋण प्रदान करना है? किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी सुविधा की शुरुआत की गई थी? तो वो एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड नहीं है, वो किसानों को नहीं देगा पैसा। तो किसानों के लिए खास तौर पे जो लाई गई है वो क्या? किसान क्रेडिट कार्ड। इसके माध्यम से सर किसान अवार्ड ने किसानों को लोन देने की बात शुरू की थी। इस तरह के सवाल आपके पास होंगे, इन्हें लगातार करना है आपको। इसी तरह से मैंने कहा, गांव के विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए अलग अलग फंड बने हुए हैं। एक गांव के विकास के लिए काम करता है और एक शहरों के विकास के लिए काम करता है। चलिए, तो बिल्कुल क्लियर है बात। अच्छा, एक बात और समझिएगा ध्यान से। यहां पर हमने इतने सारे पॉइंट पढ़ लिए, टॉपिक पढ़ लिए हैं, और एक और टॉपिक है जो जीके का टॉपिक है वैसे, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है जिसे जीके में पढ़ा जाता है। ठीक है, जिसे किस में पढ़ा जाता है? जीके में पढ़ा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा और सुना भी है इसके बारे में कि हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। रेवोल्यूशन तो बहुत आए हमारे पास, लेकिन सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन और व्हाइट।
ये दो ऐसे हैं जिनके बारे में डिटेल्ड पूछता है, बाकी के बारे में डिटेल नहीं पूछता है। अब जो रेवोल्यूशन वगैरह लाए गए, अमूमन तो आप कलर पहचान लेते हो कि किस कलर से कौन सा रेवोल्यूशन बन रहा है। जैसे येलो है तो ऑयल सीड हो गया, रेड है तो मीट या टमाटर हो गया बेसिकली। तो ऐसे मिलाकर कुल 15-16 मेजर रेवोल्यूशन आए हैं। मैंने वही लगाया हुआ है क्षरौद्र। तो आप कहेंगे सर ये रेवोल्यूशन को तो कलर से पहचानते हैं, और अमूमन ये सवाल जीके कहकर करंट अफेयर्स के रूप में भी कई बार न्यूज में आती हैं जब बातें वो, या फिर इकोनॉमिक्स कहकर पूछता है एग्जाम में कि आपको कई बार मैच करने को आते हैं चार चार कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो ये रेवोल्यूशन उनके फादर याद करने हैं, लेकिन जो मेन है वो ग्रीन और व्हाइट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको वो टॉपिक बताता हूं, ध्यान से सुनना, साथ साथ पढ़ के चलना। देखो, टॉपिक का नाम डाल देते हैं प्रोडक्शन रेवोल्यूशन। अब इसमें इतना ही कंटेंट आता है, इससे ज्यादा अभी तक सवाल बाहर जाता नहीं है भाई। जैसे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा येलो रेवोल्यूशन है। अब आप इसे हिंदी में क्या कहते हो बताओ मुझे। पीली या पीत क्रांति। एक तो इसका संबंध किससे है और इसके फादर कौन है। इसी तरह रेड रेवोल्यूशन है। अब आगे की कहानी आप लिख सकते हो। लाल क्रांति है। ये किससे रिलेटेड है, इसका फादर कौन है। पिंक रेवोल्यूशन है। नीली क्रांति है। इसका फादर कौन है और किससे रिलेटेड है। ब्लू रेवोल्यूशन है। सॉरी भाई, नीली क्रांति और किससे रिलेटेड है, इसके अलावा गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन है और किससे रिलेटेड है। अब आपको एक एक करके ये सारी बातें पता हो, ये एग्रीकल्चर में ही पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा, ये अब दो दो लाइनें बस चाहिए मुझे आपसे। चार हुए। इसके बाद एक है ब्लैक रेवोल्यूशन। वैसे तो इंग्लिश में ही कलर से इसको याद रखना, वैसे हिंदी में इसे काली या कृष्ण क्रांति भी कहते हैं। काली क्रांति या कृष्ण क्रांति। ठीक है। इसी तरह इसके फादर नहीं है, इसमें कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है इसका, बस ये किससे रिलेटेड है। एक है ब्राउन रेवोल्यूशन, भूरी क्रांति कहते हैं जिसे। एक है ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे क्रांति ही कहते हैं इसे। एक है राउंड रेवोल्यूशन, गोल क्रांति कहा जाता है इसे। एक है गोल्डन रेवोल्यूशन। सुनहरी क्रांति। इसके रिलेटेड क्या और फादर कौन है।
एक है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। इसे गोल्डन क्रांति, गोल्डन फाइबर ही कहते हैं। बात समझना भाई, ये सारे नोट करने हैं, जहां एक लाइन है वहां एक ही लिखवाऊंगा। एक है सिल्वर रेवोल्यूशन। इसे रजत क्रांति भी कहते हैं। एक है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। एक है लेवेंडर या पर्पल रेवोल्यूशन। इसके बाद है व्हाइट रेवोल्यूशन। इसे श्वेत क्रांति कहते हैं। और उसके बाद आएगा ग्रीन। तो पहले आप इसे लिखते हैं, एक एक करके बात देखते हैं भाई, सारे मैं लिखवाऊंगा। जैसे येलो, ये ऑयल सीड से रिलेट करता है। ऑयल सीड जानते हैं, तिलहन को कहते हैं, जिनसे तेल निकलता है, तिलहन। और इसके फादर का नाम है सैम पित्रोदा। लाल क्रांति है मीट और टमाटो, यानी मीट और टमाटर। और ये रिलेट, इसके फादर है विशाल तिवारी। बिल्कुल बिल्कुल करना है, वी विल हैव टू रिमेंबर। अरे वैसे ही हो जाएंगे, कलर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। पिंक। एक प्रॉन होता है जिसे झींगा कहते हैं, झींगा। ऑनियन, प्याज से। और बेसिकली इसके फादर का नाम है दुर्गेश पटेल। ये याद हो जाएगा सारा, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टिपिकल चीज है। दुर्गेश पटेल। ब्लू रेवोल्यूशन है फिशरीज, जिसे मछली पालन कहते हैं, मत्स्य पालन कहते हैं। इसमें एक्चुअली फादर के लिए दो पर्सनैलिटी को कंसीडर किया जाता है, कि दोनों ने, यानी अरुण कृष्णन एंड हीरा लाल चौधरी। मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी।
चलिए भाई, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मीन्स उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया है, कंसेप्ट दिया कैसे बढ़ाना है। जैसे ग्रे आया था फर्टिलाइजर के लिए, ग्रे कहते हैं फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के लिए। राउंड आया पोटैटो यानी आलू के लिए। ब्राउन आया था लेदर यानी चमड़ा के लिए। ब्लैक आया था क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कच्चा तेल। गोल्डन आया था, गोल्डन फाइबर जूट के लिए। गोल्डन आया था हनी, शहद और हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए। और इसके फादर है निरपख तूतज। जहां पर स्टार्ट करने वाले जिन्होंने वो पूरा कंसेप्ट दिया है उसका, वो फादर है निरपख तूतज। इस तरह आपको याद करना है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मेंशन कर रहा हूं, इसीलिए आप आराम से करें भाई। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई, करते रहे। चलिए भाई, बिल्कुल इनके ईयर नहीं है, जहां ईयर होंगे मैं बताऊंगा आपको, इनके ईयर्स नहीं आएंगे। अच्छा, सिल्वर आया था एग के लिए, अंडा। और इसके फादर या मदर इंदिरा गांधी को माना जाता है, जिन्होंने इसको प्रमोशन किया काफी। क्योंकि फादर रिप्रेजेंट करते हैं वो वर्ड जो होता है। सिल्वर फाइबर आया था कॉटन के लिए, तो कपास कहते हैं। पर्पल आया था सैफ्रॉन के लिए, कैसर के लिए। और ये जम्मू कश्मीर ओनली, सिर्फ जे एंड के, क्योंकि कैसर सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता और कहीं नहीं होता। व्हाइट रेवोल्यूशन आया था मिल्क के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, यानी दूध के बने प्रोडक्ट जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स और दूध के लिए। इसके फादर हैं वर्गीज कुरियन, जिन्होंने ये शुरू किया था। ये शुरू हुआ था 1970s में। और कहां से हुआ था? गुजरात से। 1970 में गुजरात से। उत्तर गुजरात से। इट इज कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं ना।
ये दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्किम्ड पाउडर से, यानी कि जो दूध जिससे बनता है पाउडर से बनता है, स्किम्ड पाउडर के थ्रू होगा ये सारा का सारा। ये व्हाइट रेवोल्यूशन। इसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। अच्छा, इसको नोट करना भाई। ये 1970 में आया था। चलिए, सिल्क वॉर्म देखना पड़ेगा एक बार। अच्छा, एक फाइनल है ग्रीन। अच्छा, ग्रीन थोड़ा सा बड़ा है, इसे याद रखना। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इसकी जो वर्ल्ड वाइड फादर, यानी पूरी दुनिया में जो इसकी शुरुआत थी, बिल्कुल लिखवाऊंगा भाई राहुल, सारे लिखवाऊंगा। तो आपने कहा जी ग्रीन के फादर नॉर्मन बोरलॉग हैं वर्ल्ड में। इंडिया में इसके लिए फादर एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें 2024 में नोबेल मिला है। इसी साल 2024 में नोबेल मिला है इन्हें। 1960 के दशक में ये शुरू हुआ था। 1960 के दशक में ये शुरू हुआ था। चलिए, गेहूं और चावल पर बेस्ड है। अच्छी तकनीक के बीज इस्तेमाल किए गए इसमें, उर्वरक यूज किए, दवाई इस्तेमाल करी, सिंचाई व्यवस्था की बात हुई। मानसून पर निर्भरता यानी कम हो जाए, लेकिन इसके नुकसान ये हुए हैं, मिट्टी की क्षमता में गिरावट आई, पानी का स्तर कम हुआ है और लागत बढ़ गई है, यानी खर्चा बढ़ गया है। जो कृषि की लागत है, जो इनपुट इस्तेमाल करते हैं वो महंगे हो गए, ये इसके नुकसान हुए हैं। तो आप कहेंगे सर फायदे और नुकसान दोनों ही हैं इसके अंदर। एम एन स्वामीनाथन अभी नहीं है भाई, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, इनकी बेटी ने यह स्वीकार किया था। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन।
अभी कुछ समय पहले ही इनका निधन हुआ है, ठीक है। 2024 में ही आई थिंक हुआ है, या 23 के लास्ट में हुआ है। और इससे ये कुछ फायदे कुछ नुकसान, इस पर सवाल आते हैं। अब मंडे क्लास करेंगे, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे और टॉपिक लेके चलेंगे। ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ये 4 क्लासें मैंने आपको दी है, काफी है इतनी क्लासें, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।